हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी सॉइल्स मृदाएं। भारत की मृदाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कैसे उनका निर्माण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मृदा की परिभाषा। मृदा भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों के उगने व बढ़ने के लिए जीवांश, खनिजांश व नमी प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। सबसे ऊपरी जो सोइल होती है, टॉप सोइल जिसको बोलते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें मॉइस्चर होता है, इसमें जो जीवित जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, वो सब मिलते हैं। और ये ही पेड़ पौधों के उगने के लिए, बढ़ने के लिए में सहायक होती है। यही पेड़ पौधों को उगने में, उनको बढ़ने में मदद करती है। तो ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? देखो, मृदा का निर्माण हजारों वर्षों में होता है। बहुत लंबी प्रोसेस के बाद मृदा का निर्माण होता है। जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उनकी वेदरिंग होती है, टूटना फूटना, उनकी वेदरिंग, अपक्षय। उस अपक्षय से जो अपेक्षित जो पदार्थ होते हैं उनको सूक्ष्म जीव जो हैं वो तोड़ फोड़ देते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं, लंबे समय तक गल सड़ के विभिन्न प्रकार की जो ना चीजें, और तब मृदा का निर्माण होता है। 6 कारक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मृदाओं के निर्माण के लिए 6 कारक। फॉर्मेशन ऑफ सोइल्स फॉर्मेशन के लिए कुल मिला के 6 फैक्टर जो ना, 6 फैक्टर जो ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट होता है ऊंचाई यानी रिलीफ। सेकंड होता है जनक सामग्री यानी जिससे वो बनती है। थर्ड है क्लाइमेट, जलवायु। फोर्थ है वेजिटेशन, वनस्पति। फिफ्थ है जीव, जो आपके छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो उसके अंदर पाए जाते हैं। और सिक्स्थ है आपका समय, टाइम। एक लंबे टाइम के बाद आपने कभी कभी देखा होगा, अगर किसी ने अपने खेत की मिट्टी उठवा दी है तो उसके बाद उसकी मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। वो क्यों होता है कि उसकी जो टॉप सोइल थी वो एक लंबी प्रोसेस के बाद वो फर्टाइल बनी थी। लेकिन जब उसकी ऊपरी सोइल को उठवा दिया जाता है तो नीचे की जो रॉक्स, जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती, तो उसके बनने में, उसके उपजाऊ होने में एक लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स। जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो कुल मिलाकर 4 हैं। मृदा के अंदर, मिट्टियों के अंदर, सॉइल्स के अंदर आपको खनिज कण मिलेंगे यानी मिनरल्स पार्टिकल्स मिलेंगे। सेकंड, जीवांश, जीवों के अंश यानी ह्यूमस मिलेंगे। ठीक है। थर्ड आपका जल, वाटर मिलेगा। और फोर्थ जो है वो आपका वायु, एयर होती है उसमें, और तभी जो है ना सुप्रवाहित मिट्टियां आपकी बन पाती हैं। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल ये 4 पार्ट्स में बटी हुई है। 4 संस्तर या होरिजन्स जो है ना होते हैं, उनसे मिलकर जो है ना आपकी ये मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल बनती है। सबसे पहले कैस स्तर, जिसको बोलते हैं होराइजन्स, सबसे ऊपरी परत होती है ये, इसको टॉप सॉइल बोलते हैं, टॉप सॉइल। इसके ऊपरी भाग में जीवित जीवों के अंश यानी ह्यूमस मिलते हैं, और इसके निचले भाग में खनिज होते हैं। यानी सबसे ऊपरी परत का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें आपको क्या मिलेंगे? ह्यूमस मिलेंगे यानी सूक्ष्म जीव जो है ना वो मिलेंगे। उसके निचले हिस्से में आपको खनिज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। सेकंड वन है आपका क्षय संस्तर यानी बी होराइजन्स। इसको सब सोइल बोलते हैं, उपमृदा बोलते हैं। आमतौर पे जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर क्या होता है, बारिश होने की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी परत है ना उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो पानी के साथ घुल के नीचे चले जाते हैं। जैसे अगर हम मान लो जमीन की ऊपरी सतह पे नमक डाल रखा है और उसमें फिर पानी आ जाए तो पानी के साथ घुल के वो नमक नीचे चला जाएगा मिट्टी में। तो इस प्रक्रिया को निक्षालन बोलते हैं, लीचिंग, इंग्लिश में लीचिंग बोलते हैं। तो थर्ड जो आपका वो है गैस स्तर यानी सी होराइजन्स। ये वास्तव में जब अपक्षय होता है, चट्टाने जब टूटती फूटती है तो भारी भारी पत्थर जो टूटते फूटते हैं वो ये मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। मृदा के बनने की ये फर्स्ट स्टेज होती है, पहली अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज। फोर्थ है आपका गैस स्तर यानी डी होराइजन्स। ये मूल रूप से आपके ठोस चट्टानी पदार्थ हैं जिनके ऊपर के तीनों संस्तर जो है टिके हुए हैं। ऊपर की जो आपकी सोइल प्रोफाइल की, मृदा परिच्छेदिका की जो
तीन संस्तर हैं या तीन होराइजन्स हैं वो इसके ऊपर टिके हुए हैं। देखिए ये सोइल प्रोफाइल मैंने आपको बना के दिखाया गया है। ये ए, यहाँ पर ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं, इसमें ये टॉप सोइल है, जीवांश युक्त मृदा यानी इसमें जीवो के अंश मिलते हैं। फिर ख संस्तर या बी होराइजन से जो सब सोइल जो मृदा होती है। थर्ड ये ऐसे रॉक्स होती हैं, चट्टानों के टूटे हुए पदार्थ होते हैं वो, ठीक है, ये अपक्षी चट्टाने हैं, वेदर्स रॉक्स। और डी जो है आपकी मूल चट्टाने, बेड रॉक्स, जिसके ऊपर ये सारी टिकी हुई है। तो ये आपका सोइल प्रोफाइल है। मृदा की परिभाषा और मृदा परिच्छेदिका पढ़ने के बाद आइए अब हम मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण जनन, रंग, संयोजन और अवस्थिति, इन चार गुणों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च है काउंसिल है, उसने भारत में मृदाओं को 8 भागों में वर्गीकृत किया है, बांटा है। तो सबसे पहले है जलोढ़ सॉइल, एल्वियल सॉइल जिसको बोलते हैं। जलोढ़, जल के द्वारा लाया गया लोड, इट्स मीन जल जो कुछ लोड होता है, भार, जो कुछ बाहर लेके आता है, सेडिमेंट्स वगैरह अवसाद जो कुछ लेके आता है, उनसे इसका निर्माण होता है। देखिए निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा। इन्हें काप अथवा कछारी मृदा भी कहा जाता है, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी भी इनको कहा जाता है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है, नदी घाटियों, डेल्टाई प्रदेशों और बाढ़ के मैदानों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। भारत के 43.7% क्षेत्रफल पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई भारत की मृदाएं जलोढ़ मृदाएं ही हैं। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनका रंग हल्का भूरा व पीले रंग का होता है। हल्का भूरा व पीले रंग का, ये मुलायम होती हैं, सुपरवाहित होती हैं और मुलायम होती हैं। इन मिट्टियों में पोटास व चूने की प्रचुरता ज्यादा होती है, जिसके कारण से इनमें उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है। ये फर्टाइल होती हैं। मुख्य रूप से इनमें जो ना गेहूं, गन्ना, चावल, कपास, दलहन, तिलहन व तंबाकू की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका काली मृदाएं, जिसको ब्लैक सोइल्स के नाम से जानता है। इनका निर्माण ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी इरप्ट होता है तो उससे निकलने वाले पैठिक लावा से जो है होता है। इनका विस्तार भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये फैली हुई है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और भारत में इन मिट्टियों का दूसरा स्थान, यानी ये दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर जो है ना एल्वियल सोइल है सबसे ज्यादा इलाके में, और दूसरे नंबर पे आपकी काली मृदाएं आती हैं। इनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो इनमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और पोटास बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोहे के कारण ही इनका रंग काला होता है। ये ऐसी मृदाएं हैं जो लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमता रखती हैं, यानी इनकी जो मॉइस्चर रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। जब ये मृदाएं सूख जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो ड्राई सीजन में इसमें बड़ी बड़ी क्रैक पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, बहुत बड़ी दरारें हो जाती हैं। और ज्यादा नमी होने पर ये चिपचिपी हो जाती हैं। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तब ये चिपचिपी हो जाती हैं। तो ज्यादा नमी में भी इनकी जुताई करना संभव नहीं है, और ज्यादा शुष्क ड्राई होने पर भी इनकी जुताई करना संभव नहीं है। इसलिए इनकी जुताई हमेशा पहली बारिश के साथ की जाती है। जैसे ही पहली बारिश होती है तो उसके बाद इनकी जुताई कर दी जाती है। इस मृदा के अन्य नाम कपास वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, और इसी वजह से इसका नाम कपास वाली मृदा और रेगुल मृदा, कहीं कहीं पर इसको रेगुल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसमें फसलें आपकी कपास, गन्ना, गेहूं, तिलहन और तंबाकू उगाई जाती हैं। अगली है लाल व पीली मृदाएं, रेड एंड येलो सोइल। इनका निर्माण प्राचीन द्रव्यदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने के कारण होता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनके टूटने फूटने से होता है। इस प्रकार की मिट्टियां भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व छोटा नागपुर के पठार पर पाई जाती हैं, जो भारत के लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। इन मिट्टियों की विशेषताएं हैं, इनमें लोहे की प्रचुरता ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इनका रंग लाल होता है। और अगर इसमें पानी मिल जाता है, नमी होती है, तो लोहे की वजह से इसका रंग पीला हो जाता है। इन मिट्टियों में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कम उपजाऊ हैं, परंतु इनमें अगर उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो उर्वरकों का प्रयोग करके इनको उपजाऊ बनाकर इनमें चावल, गेहूँ
गन्ना, कपास व दालें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आपकी हैं लेटराइट मृदाएं। लेटराइट लेटर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ब्रिक्स यानी ईंट। इनका निर्माण ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर तापमान भी ऊंचा रहता हो, वहाँ पर होता है। इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, ईंट के जैसी हो जाती हैं। इनका अगर हम विस्तार की बात करें, फैलाव देखें तो किन किन क्षेत्रों में मिलती हैं, तो पश्चिमी घाट पर मिलती हैं। पश्चिमी घाट नागपुर का पठार, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं इस प्रकार की मृदाएं। भारत में लगभग 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये फैली हुई है। अगर इनकी विशेषताओं की मैं बात करूं तो ये स्वभाव से जो है ना एसिडिक होती हैं, अम्लीय होती हैं, कम उपजाऊ होती हैं, भवन निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इस तरह की मिट्टियाँ कंकरीली और छिद्रयुक्त होती हैं, यानी पानी जो है इनमें पोर्स होते हैं, छिद्रयुक्त यानी पोर्स होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें रबड़, काजू की फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे केरला के अंदर जो है ना इस प्रकार की, या जो है ना तमिलनाडु के अंदर भी रबड़ और काजू की फसलें इसमें उगाई जाती हैं। शुष्क मृदाएं, एरिड सोइल, जिनको बलुई अथवा मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा के नाम से जाना जाता है। ये मृदाएं आमतौर पर इनका निर्माण उन इलाकों में होता है जहाँ पर शुष्क मौसम होता है और उष्ण जलवायु, यानी बहुत गर्म और बहुत कम वर्षा वाले स्थानों में चट्टानों के भौतिक अपक्षय की वजह से, जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसकी वजह से रॉक्स की ये मृदाएं इनका निर्माण होता है। विस्तार की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों में इस प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। जैसे राजस्थान के अंदर, उत्तरी गुजरात का हिस्सा, दक्षिणी हरियाणा के अंदर व दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में। ये भारत के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो खनिज लवण ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। अगर इनका नेचर देखें, स्वभाव से देखें तो ये अल्कलाइन हैं, क्षारीय हैं। रंग इनका लाल व किस्मसी टाइप का होता है। नेक्स्ट है आपकी वन मृदाएं, फॉरेस्ट सोइल। इनका निर्माण चट्टानों के भौतिक अपक्षय से होता है। इस प्रकार की मृदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड व असम में पाई जाती हैं, जो भारत के लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई हैं। इनकी मैं विशेषताओं की बात करूं तो ये खुरदरी और कंकड़ युक्त होती हैं। लोहा और जैव पदार्थ इनमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु चूने व पोटास की कमी पाई जाती है। ये मुख्य रूप से वृक्षीय फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसी वजह से यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, सेब, आड़ू, चेरी और अखरोट जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अगली हैं लवणीय मृदाएं, सलाइन सॉइल। इनका निर्माण मृदा में लवणों और क्षारों की ज़्यादा मात्रा के कारण होता है। जब इनमें लवण और क्षार ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब इनका निर्माण होता है। इस तरह की मृदाएं आपको, इस प्रकार की मृदाएं पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में और हरियाणा के भी दक्षिणी हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व गुजरात में खंबात की खाड़ी के आसपास का जो नमकीन पानी जहाँ जाता है वहाँ पर इस प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। विशेषताएं, ये मिट्टियाँ अनुपजाऊ होती हैं, लेकिन अगर जैव उर्वरकों का इसमें उपयोग किया जाए तो खेती की जा सकती है। खेती करना संभव है अगर जैव उर्वरकों का इसमें उपयोग किया जाए। इस प्रकार की मृदाओं के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। जैसे इसको कहीं पर थूर के नाम से जाना जाता है, कहीं ऊसर के नाम से, कहीं रे के नाम से, कहीं कलर के नाम से, संकड़ और चौपान आदि इसी के नाम है। नेक्स्ट आपकी पिट में मृदाएं, पिटी सॉइल। इनका निर्माण अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है, या फिर समुद्री तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर जल की निरंतर उपस्थिति रहती है, वहाँ पर इस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। इन मृदाओं में मुख्य रूप से लौहांश, जीवांश की अधिक मात्रा पाई जाती है। पटसन की खेती के लिए ये उपयुक्त हैं। वर्षा ऋतु के बाद इनमें चावल भी उगाया जाता है। विस्तार, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के तराई भागों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Everybody, please like,
subscribe and share my YouTube channel Excellence in Geography with Rakesh Diya sir. Thank you.